हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय टाक आप सभी का डायनेमिक एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो भैया, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे और काफ़ी बच्चों की मैसेज भी देखे थे मैंने कि सभी बच्चे बहुत सारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं स्टार्ट करवा दी जाए। तो देखो, मैंने एक चीज़ देखी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उठाई है हिस्ट्री को भी, कि जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी होंगे आगे, तो उनके लिए जो बार बार क्वेश्चन जहाँ से अपेक्षाएँ रहती है क्वेश्चन पूछने की, जहाँ से पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की है शुरू से ही, कि मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के सिलसिले को आगे ले जाते हुए साथ साथ ही हम 2-4 दिनों में आपको ज्योग्राफी से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो जितना ज़्यादा उसके मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ साथ जल्दी क्लासें करता जाऊं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे और लाइक शेयर नहीं करोगे तब तक मेरा मोटिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक मेरा मोटिवेशन नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए एनी टाइम आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको एक दिन पीछे वाली वीडियो में बताया था कि सभी का स्वार्थ होता है, तो हर चीज़ के अंदर स्वार्थ है। तो मेरा भी थोड़ा बहुत आप लोगों से स्वार्थ है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनते ही हैं। अगर आप लोगों के व्यू अच्छे नहीं आएंगे, सब्सक्राइब नहीं होगा, तो देखो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा और फिर उसके बाद ये चीज़ें आपके पास नई चीज़ें आने रुक जाएगी। हाँ, अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताओ कि सर ये चीज़ की कमी चल रही है, ये चीज़ की कमी है। और लाइव क्लास की बात है, लाइव क्लास तभी लेके आऊँगा जब मेरे सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे, जितनी मेरी उम्मीद थी उससे ज़्यादा। तो उसके बाद में जैसे मेरे सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे उस टाइम मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आऊँगा, क्योंकि कैमरा का सेटअप मेरा तैयार हो चुका है और लगभग अभी प्रोसेस पर ही है और धीरे धीरे मैं कुछ एक दिन के अंदर आपके पास लाइव क्लास लेके भी आ जाऊँगा। तो चलो पढ़ने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है यूरोपियों का आगमन, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और इसके अंदर यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन की जब बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो शुरुआत के अंदर जब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से मान जाती है। देखो, जब 1707 के अंदर जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो मध्यकालीन जो मुस्लिम जो राज्य था, मुस्लिम जो शासन था, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होगी, पतन की ओर बढ़ने लगी। और जैसे ही मुस्लिम शासन जो था वो पतन की ओर बढ़ने लगा, तो जो राज्य के अंदर, जो देश के अंदर छोटे छोटे जो राजा थे वो स्वतंत्र रूप से उभर कर सामने आने लगे। अब बात ये थी कि जब वो स्वतंत्र रूप से सामने आने लगे, धीरे धीरे उखड़ने लगे, अपनी अपनी मान्यता रखने, तो ऐसा कोई राजा नहीं बना जो सभी राज्य को, पूरे राज्य को एक सूत्र में बांध सके। और ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, जैसे यूरोपियों का भारत के अंदर आगमन हुआ धीरे धीरे, तो उन्होंने इनकी परिस्थितियों को देखा और उन्होंने उन परिस्थितियों का लाभ उठाया। लाभ कैसे उठाया कि जैसे इनके बीच में क्या हुआ, एक दूसरे को आगे बढ़ने की थी और एक दूसरे को काटने की जो बीच में मनोवर्ती थी और बाहरी लोगों को सहायता लेने की शुरुआत की। तो अंग्रेजों जैसे शासक थे, उन्होंने अंग्रेज जैसे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक बार फूट डालो राज करो जैसे नीतियाँ लागू कर दी। तो ये कंडीशन खुद की भारतीयों की कमजोरी बनी और उसके बाद यूरोपियन जो कंपनियां थी उनको व्यापार करने का भी मौका मिला। तो उनका स्वार्थ जो स्टार्टिंग में सिर्फ व्यापार का ही था। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद धीरे धीरे पतन की ओर हुआ और स्वतंत्रता के रूप में राज्य उखड़ने लगे, तो यूरोपियों को भी मौका मिल गया। अब बात यह आती है कि जब यूरोपीय कंपनियों को नए रास्तों की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो मैं आपको बताऊं 1453 के लगभग, 1453 के लगभग या 1453 से पहले भी, जब भी क्या हुआ कि उस्मानिया सल्तनत थी, उस्मानिया सल्तनत थी जो उसने एशिया माइनर पर पूरा क्या कर लिया, शासन कर लिया। अब जैसे ही एशिया माइनर पर क्या हुआ, शासन हुआ, तो एशिया माइनर पर शासन होने के बाद तुर्कों का शासन हो गया। और तुर्कों का जो शासन था, तुर्कों का शासन, देखो एक चीज़ मैं पहले बताऊंगा, ये जरूरी नहीं कि जब यूरोपीय कंपनी तभी यूरोपियों का व्यापार हुआ, नहीं, पहले भी क्या था, भारत का यूरोपियों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ क्या व्यापार की स्थितियां थी, व्यापार की स्थितियों को आगे चलती आ रही थी। तो उस चीज़ पर क्या हुआ कि जब यूरोपियों का आगमन, तो उन्होंने नए रास्ते की खोज की और नए रास्ते की खोज का सबसे बड़ा कारण यही था, उस्मानिया सल्तनत ने क्या काम किया कि एशिया माइनर के जो रास्ते थे उन पर क्या अधिकार कर लिया। अब इन तुर्कों के जो तुर्क थे, उन तुर्कों के अंडर में जब आने लगा, तो जब यूरोपीय लोग थे उन्होंने इन तुर्कों से शत्रुता मोल लेने से बचना चाहा।
इनसे शत्रुता लेने से, मोल लेने से बचना चाहा, और इसी शत्रुता से मोल लेने बचने के लिए उन्होंने नए रास्तों की खोज की। और जैसे नए रास्तों की खोज की शुरुआत आती है तो उसी टाइम क्या था कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का काल चल रहा था। जैसे ही पुनर्जागरण का जब काल चल रहा था यूरोप के अंदर, तो पुनर्जागरण की जब बात आती है तो पुनर्जागरण काल के कारण यूरोपीय जो लोग थे वो ऊपर की ओर आ रहे थे, और ब्रिटिश शासक जो थे या यूरोपीय शासक थे उनको बढ़ावा दे रहे थे। तो नई नई चीज़ों की खोज हुई, भूगोलिक खोजें हुई, और भूगोलिक खोज होने पर सरकार का इनको सहयोग मिलता रहा, जो व्यापारी लोग थे। और व्यापारी सहयोग मिलने के साथ साथ ही दिशा सूचक की भी खोज की गई, और दिशा सूचक के साथ साथ जहाज निर्माण को भी बढ़ावा मिला। तो इन चीज़ों के कारण क्या हुआ, अगर नए रास्तों की खोज की संभावना बढ़ी और नए रास्तों की खोज की संभावना बढ़ी तो स्पेन के कोलंबस, सर्वप्रथम स्पेन के कोलंबस जो थे एशिया के पूर्वी देशों की ओर बढ़े, और एशिया के पूर्वी देशों को बढ़े जाना तो चाहता एशिया की ओर, लेकिन वो जाकर कहाँ मिले, 1492 में अमेरिका। अब 1492 में ये जाकर कहाँ लगे, अमेरिका की खोज कर बैठे। समझ में आई मेरी बात। तो कई बार क्वेश्चन आता है कोलंबस ने किसकी खोज की, तो अमेरिका। क्यों जाना तो उनको था पूर्वी एशियाई देशों में, और नए रास्ते की खोज में स्पेन के थे, नए रास्ते की खोज में गए तो अमेरिकी देशों में पहुंच गए, और अमेरिकी राष्ट्र के अंदर पहुंचने के बाद अमेरिकी कॉन्टिनेंट में तो अमेरिका की खोज कर बैठे। तो उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा, नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा, सुना होगा कहीं नाम। तो वास्को डी गामा ने 1498 के अंदर, 1498 के रूप में पुर्तगालियों से निकलकर ये केप ऑफ गुड होप, देखो केप ऑफ गुड होप अपने आप में एक बंदरगाह है। जब आप जैसे कॉन्टिनेंट को देखोगे ना, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, जब मैं कराऊंगा आपको ज्योग्राफी के अंदर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप कराऊंगा तो उस टाइम दिखाऊंगा केप ऑफ गुड होप, ऐसा अफ्रीका का है। तो यहाँ पर बिल्कुल तट पर ये एक बंदरगाह है, जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। तो वहाँ से होकर ये क्या हुए कि भारतीय देशों के अंदर, भारत के अंदर पहुँचे। तो समझ में मेरी बात। तो ये पूरा रास्ता यहाँ से यूरोप की वजह से, यूरोप का ऐसा रास्ता केप ऑफ गुड होप अगर ये क्या है पूर्वी एशिया की ओर पड़े, तो पूरे केप ऑफ गुड होप से अगर गुजरे, तो केप ऑफ गुड होप का बहुत बड़ा रोल है कि वास्को डी गामा कहाँ पर रुका, तो केप ऑफ गुड होप पर रुका। और केप ऑफ गुड होप से होते हुए वहाँ पर एक भारतीय गुजरात का एक व्यापारी था, अब्दुल शाह। इस व्यापारी के सहयोग से वो क्या हुआ, कालीकट पहुंचा। समझ में मेरी बात कि व्यापारी के सहयोग से जो है वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा। और कालीकट पहुंचने पर वहाँ का हिंदू शासक जमोरिन, जैसे ही वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होकर कालीकट पहुंचा, तो जैसे ही कालीकट पहुंचा तो वहाँ का एक शासक था, हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो जैसे जमोरिन ने इसका स्वागत किया तो वहाँ पर जो अरब व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन, अरब व्यापारियों ने क्यों इसका विरोध किया? तो अरब व्यापारियों का विरोध करने का सबसे बड़ा काम जो था, यही कारण था कि कालीकट पर जैसे जमोरिन पहुंचा तो इनका व्यापार ही सबसे बड़ा क्या था, व्यापार या फिर आर्थिक रूप से इनको क्या विरोध था कि मतलब अगर कालीकट जैसे ही पहुंचा वास्को डी गामा, यूरोपीय कंपनियां आने लगी, तो यूरोपीय कंपनियां आने के कारण क्या हुआ, जमोरिन ने उनका स्वागत किया जैसे ही वास्को डी गामा, तो उनको महसूस हो गया कि ये व्यापार के लिए आने लग गए, तो इसी कारण इनका विरोध किया। तो जैसे जमोरिन ने इसका उसका स्वागत किया कालीकट पर पहुँचती वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया था और जिस रास्ते वापस गया, तो पूरा आने जाने में जितना खर्चा लगा था, जब यहाँ से ये मसाले लेकर गया तो उसका 60 गुना, समझ रहे मेरी बात है, जो पूरा रास्ता तय करे जितना उसका खर्च लगा था, और उस खर्च के द्वारा जब भी यहाँ से मसाले कुछ व्यापारिक चीज़ें लेके गया था यूरोप के अंदर, तो उसका 60 गुना उसको मुनाफा मिला। तो मतलब 60 गुना उसको क्या हुआ, पैसे बरामद हुए उसके जितना व्यापारिक खर्चे में लगा। तो इस कारण क्या हुआ, यूरोपीय जो लोग थे उनका आकर्षण कहाँ पर बढ़ा, भारत की ओर बढ़ा। और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने के कारण 1500 ईस्वी के अंदर
कैम्ब्रेल नामक व्यक्ति थे 1500 ईस्वी के अंदर, वो क्या हुए यूरोप, कैम्ब्रेल नामक व्यक्ति थे जो क्या हुए वास्को डी गामा के बाद भारत के अंदर आया और भारत के अंदर व्यापार के रूप में व्यापार करने के लिए उन्हें कैम्ब्रेल के बाद 1500 ईस्वी के बाद जब क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली या सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है वो कौन है, तो वास्को डी गामा, दूसरा कौन आया 1500 के अंदर कैम्ब्रेल आया, और कैम्ब्रेल के बाद 1502 के अंदर फिर दोबारा वास्को डी गामा आया, दोबारा वास्को डी गामा आया। तो कैम्ब्रेल के बाद दोबारा कब आया, वास्को डी गामा 1502 में आया। जब 1502 के अंदर दोबारा वास्को डी गामा जब भारत में आया तो वास्को डी गामा दो बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पुर्तगाली जो भारत में आने वाला कौन था, वास्को डी गामा। दूसरी बात, वास्को डी गामा दोबारा कब आया, जब 1498 में प्रथम बार आया और 1502 में दोबारा आया, दो बार आया वास्को डी गामा भारत के अंदर। तो 1500 के अंदर कैम्ब्रेल जो था दूसरा पुर्तगाली ऐसा व्यक्ति था जो भारत के अंदर, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरा ऐसा कौन सा व्यक्ति जो भारत के अंदर, कैम्ब्रेल जो था दूसरा ऐसा व्यक्ति था। 1502 में जैसे वास्को डी गामा भारत आया उसके बाद जैसे आपको बताऊंगा 1453 के अंदर अलेक्जेंडर फोर्थ द्वारा व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी कि यूरोपीय लोगों को, स्पेन के लोगों को, पुर्तगाली के लोगों को। तो जैसे अलेक्जेंडर फोर्थ द्वारा शासक था वहाँ का पुर्तगाल का, तो 1453 के अंदर इनको क्या हुआ, इसको क्या हुआ व्यापार करने की अनुमति, इसने व्यापार करने की अनुमति दे दी थी भारतीयों से। तो उसके बाद 1502 में जब वास्को डी गामा भारत के अंदर आता है तो वास्को डी गामा के आने के बाद 1503 के अंदर 1503 से पहले एक बार ये कालीकट के अंदर मसाले की फैक्ट्री या मसाले का कारखाना, मसाले की फैक्ट्री लगाते हैं। तो मसाले की फैक्ट्री व्यापारिक कोठे बनाते हैं 1502 के अंदर वास्को डी गामा, कहाँ पर, कालीकट पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, जमोरिन ने क्या काम किया, उसको उठा दिया वहाँ से, जो फैक्ट्री मसाले जो फैक्ट्री थी उसको हटा दिया, मतलब कि वहाँ से उसको उखाड़ दिया। तो इस चीज़ का बात समझ में आई कि कालीकट के अंदर सर्वप्रथम ने स्थापित की, लेकिन उसको बाद में जमोरिन ने उखड़ा दिया। तो 1503 के अंदर सर्वप्रथम जो फैक्ट्री लगती है वो कोचीन में। तो क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों की सर्वप्रथम जो फैक्ट्री लगी मसाले की या व्यापारिक जो फैक्ट्री लगी वो कहाँ पर लगी, कोचीन के अंदर। 1503 के अंदर दूसरी फैक्ट्री लगती है 1505 के अंदर कन्नूर। तो दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए कि प्रथम फैक्ट्री कब लगी 1503 के अंदर कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कब लगी 1505 में कन्नूर में। तो समझे मेरी बात कि पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कब लगी 1505 के अंदर कन्नूर में और प्रथम 1503 में कोचीन में लगी। तो ये था थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि वॉइसराय के रूप में, कि पुर्तगालियों का वॉइसराय के रूप में कैसे शुरुआत हुई है इनका। नहीं, इनके वॉइसराय की जब बात करते हैं पुर्तगालियों के, तो वॉइसराय की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 के अंदर और 1509 तक इसका शासन रहा। 1505 के अंदर डी अल्मीडा जब भारत के अंदर आया तो प्रथम वॉइसराय के रूप में आया और इसने, इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए इसने ब्लू वाटर की नीति अपनाई। ब्लू वाटर या नीला पानी की नीति अपनाई। तो आपको बताऊं व्यापारिक रूप से इन्होंने हिंद महासागर इस क्षेत्र में व्यापार करने की जो नीति अपनाई, इसने ब्लू वाटर की नीति लाया। तो अब आपको एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सर्वप्रथम कौन, डी अल्मीडा आया, उसके बाद इसने कौन सी नीति ले गया, तो ब्लू वाटर की नीति किसने चालू की, तो डी अल्मीडा। दूसरा जो फ्रांसीसी वॉइसराय के रूप में आता है डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है दूसरा फ्रांसीसी वॉइसराय बन के जब आया भारत के अंदर, तो इसने क्या काम किया, इसी ब्लू वाटर की नीति को समाप्त कर दिया और इसने अपने व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की। तो समझे मेरी बात है कि अल्बुकर्क ने क्या काम किया कि नीला पानी जो नीति उसको समाप्त कर दिया। अब जैसे क्या हुआ, अल्बुकर्क का जब समय की बात करते हैं हम तो 1509 से 1529 तक। तो 1509 से ये जब इसकी शुरुआत होती है अल्बुकर्क की, तो अल्बुकर्क को वास्तविक शासक के रूप में भी माना जाता है। तो
तो वास्तविक शासक क्योंकि इसने पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था उसके विस्तार में इसका सबसे बड़ा योगदान था। अब देखो ब्लू वाटर की जो नीति थी, अल्बुकर्क ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अब इसने क्या काम किया, 1510 के अंदर गुजरात के शासक को मिलने के लिए बुलाया, और जैसे ही 1510 में गुजरात के शासक को मिलने से बुलाया, उसकी धोखे से हत्या कर दी। और जैसे ही उसकी धोखे से हत्या की तो उसके गोवा को उसने अपने अंदर मिला लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। किसने, अल्बुकर्क ने। तो सीधी सी बात है कि गुजरात के शासक से क्या काम किया, 1510 में गोवा को अपने हक में कर लिया। और जैसे ही गोवा को 1510 में हक में किया तो गोवा पर उसका, गोवा और दीव, आज का दमन और दीव जो है उसका ना, दीव जो उसके दोनों पर शासन किया। तो बात ये आती है कि गोवा को कब पुर्तगालियों का शासन हुआ, तो 1510 के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा पर पुर्तगालियों का शासन कब हुआ। तो ये आपसे अपेक्षा रहती है कि जब पूछने की, तो 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का शासन, क्योंकि सबसे अंतिम रूप से जो स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से, गोवा का अंतिम, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा प्रशासन था पुर्तगालियों का, तो तब तक जो गोवा प्रशासक रहा। तो इसलिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कब भारत जो पुर्तगालियों के अंडर में जब है गोवा आया, तो 1510 के अंदर। अब एक चीज़ और थी, अल्बुकर्क ने क्या काम किया कि जो भारतीय महिलाएं थी, भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी के लिए कहा। समझे मेरी बात, शादी के लिए जो नीति दी गई कि मतलब कि भारतीय जो महिलाएं हैं उनसे शादी करने के लिए बोला गया पुर्तगाली शासकों को। तो जैसे ही अब उनकी नीति ये थी, जैसे इनकी शादी हुई तो उनके शासन, उनका जो यहाँ पर रहने का जो मकसद था, मसालों का व्यापार जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अल्बुकर्क के बाद 1529 के अंदर नेक्स्ट जो वॉइसरॉय आता है, 1529 में जो नेक्स्ट वॉइसरॉय जो बनकर आता है, डी कुन्हा। डी कुन्हा जो वॉइसरॉय जो था, जो 1529 के अंदर जब आता है, तो इसने क्या काम किया, डी कुन्हा ने, इसमें मोस्ट चीज़ जो है, डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डी कुन्हा ने, जो किसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, पुर्तगालियों को जो राजधानी बनती है वो गोवा बनती है, किसने बनाया, डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो डी कुन्हा जो थे गोवा को अपनी राजधानी बनाता है, और उससे पहले जो गोवा जो है, गोवा 1510 में उसको हासिल किया गया था, और गोवा को अपनी राजधानी जो है डी कुन्हा ने बनाया। अब डी कुन्हा के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों से हमें क्या प्राप्त हुआ। अब पुर्तगाली अपने साथ क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस ले गए। समझे मेरी बात, प्रिंटिंग प्रेस के कौन ले गए, पुर्तगाली ले गए। साथ में तंबाकू, नील, जो ये चीज़ें थी, ये कौन लेके आया भारत के अंदर, पुर्तगाली लेके आए। उसके बाद कला निर्माण की गोथिक कला, गोथिक स्थापत्य कला का भी इन्होंने क्या स्थापना की, किसने, पुर्तगालियों की देन थी। तो आपसे क्वेश्चन की पूछे जाते हैं, तो उसमें कौन सा, जब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो भारत में शुरुआत की वो किसके द्वारा की गई, तो पुर्तगालियों के द्वारा। तंबाकू की पुर्तगालियों के द्वारा, और गोथिक कला का जो सहयोग रहा है किसका रहा है, तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों के अंदर ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले अल्मीडा, उसके बाद का अल्बुकर्क और कुन्हा, ये ऐसे जो वॉइसरॉय थे जो अपने आप में प्रभावशाली थे, पुर्तगालियों के शासक के सबसे बोल सकते हो आप स्ट्रॉन्ग शासक थे। तो इनके लिए इसलिए इनका वर्णन रहता है, इनसे क्वेश्चन पूछने की अपेक्षा आपसे बार बार रहती है। और यूरोपीय कंपनियों के अंदर जब भी बात आती है कि इनकी स्थापना, जो इनकी जो फैक्ट्री लगी प्रथम फैक्ट्री, तो आपके पास कोचीन, उसके बाद कन्नूर, 1503 में कोचीन में, 1505 में कन्नूर। तो इससे ज़्यादा आपसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के अंदर पुर्तगालियों से ज़्यादा क्वेश्चन है की अपेक्षा नहीं रहती। उसके बाद जो आते हैं वो डच। पुर्तगाल के बाद डच, और डच के बाद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद डेनिश, और फिर फ्रांसीसी।
देखो ये सीक्वेंस आपसे पूछ ली जाती है कि सर्वप्रथम भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों कौन थे? पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम्स के अंदर। तो पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, तो आप इसको लिख सकते हो। लिख लिया तो बता। अब बात है डचों की। डचों से पहले थोड़ी सी एक चीज़ होगा, पुर्तगालियों की एक और चीज़ थी, कार्टेज पत्ती। कार्टेज का मतलब ये था कि एक ऐसा प्रमाण पत्र था जो व्यापार करने के लिए जारी किया जाता था, और जो भी शासक हिंद महासागर से जब भी व्यापार करता था तो इनकी अनुमति लेनी जरूरी थी, उस पत्र को लेना जरूरी था। समझ में मेरी बात? एक तरीके से व्यापारिक पत्र था परमिशन का। समझ में मेरी बात? तो कार्टेज पत्ती भी इनकी लागू थी। उसके बाद डचों का जब ये हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड मतलब समझो आज का नीदरलैंड है। ये नीदरलैंड के निवासी थे और सर्वप्रथम भारत के अंदर 1596 में सर्वप्रथम भारत के अंदर जो डच आने वाला था, हाउटमैन, नाम याद रखना, हाउटमैन जो था, सर्वप्रथम भारत के अंदर जो डच आने वाला था हाउटमैन था। हाउटमैन 1596 के अंदर डच आया था, हॉलैंड के निवासी थे। हाउटमैन जो सबसे बड़ी बात डचों की ये थी, डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी VOC, तो इसका सहयोग जो था, इसको जो प्रमाण पत्र जो था डच जो नीदरलैंड के या हॉलैंड के शासक थे उनके द्वारा इसको दिया गया था। और सबसे बड़ा इनको सरकार का सहयोग था, सरकार का इनको सहयोग था व्यापार करने के लिए। सरकार जो इनको बढ़ावा देती थी व्यापार करने के लिए। तो हाउटमैन जो था सर्वप्रथम आने वाला था, उसके बाद इनका सबसे बड़ा जो मुख्य जो केंद्र था डचों का, मतलब व्यापारिक जो केंद्र माना था, वो शुरुआत में इनके जो मुख्य जो सुमित्रा जैसे जो द्वीप थे उन पर ज़्यादा मसालों का व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे। तो सुमित्रा जैसे जो द्वीप थे उन पर इनको सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो व्यापारिक केंद्र रहे थे, और सुमित्रा जैसे जो दक्षिण पूर्वी ऐसे द्वीप जो थे उन पर मसालों को भारत के अंदर सूती वस्त्र भारत के अंदर सूती वस्त्र की जो शुरुआत करते हैं व्यापारिक रूप से, सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो डचों को जाता है। तो क्वेश्चन पूछ जाता है भारत के अंदर सूती वस्त्रों का व्यापार का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो किसको जाता है? डचों को जाता है। समझ में मेरी बात? तो आपसे ये अपेक्षा रहती है कि सब ये जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको, ये चीज़ जो मैंने मेंशन की है, इनसे ज़्यादा बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो कि सूती वस्त्रों की शुरुआत की वो कब की गई, किसने किस सहयोग दी, सूती वस्त्रों को बढ़ावा या सूती वस्त्रों का जो भारत से व्यापारिक शुरुआत किसने की? डचों ने की। और 1605 के अंदर इनकी सर्वप्रथम जो फैक्ट्री थी पूर्वी भाग के अंदर मुस्लिमपट्टनम में इनकी जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई। तो क्वेश्चन पूछा डचों की सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ हुई? मुस्लिमपट्टनम में। और नागापट्टनम इसकी राजधानी थी। तो समझे मेरी बात कि मुस्लिमपट्टनम इनकी सर्वप्रथम फैक्ट्री थी और नागापट्टनम इनकी राजधानी थी। सूती वस्त्र का उन्होंने बढ़ावा दिया। और सुमित्रा जैसे जो दक्षिण पूर्वी द्वीप थे उन पर इनका सबसे बड़ा मसालों के रूप में व्यापार था। और 1596 में सर्वप्रथम वाला हाउटमैन था जो नीदरलैंड का निवासी था। तो उसके बाद आती है 1700 ईस्वी के अंदर इनके साथ हुआ क्या कि बेदार का युद्ध हुआ। लगभग 1756 में बेदार का युद्ध हुआ। और बेदार में ब्रिटिश के साथ इनका युद्ध हुआ। और ब्रिटिश में डचों के साथ जैसे युद्ध हुआ तो ब्रिटिश ने डचों को हरा दिया। और ये सारा के साथ जितनी भी कंपनियां, जितना भी अपना फैक्ट्रियां थी वो किसको देकर चले गए? ब्रिटिश को देकर चले गए। कौन? डच जो थे ब्रिटिश को बेचकर चले गए, इनका शासक हो गया। तो बेदार के युद्ध में इनकी हार हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डचों का जो शासन व्यवस्था को समाप्त कब किया गया? 1556 में बेदार के युद्ध में इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद आता है ब्रिटिश। उसके बाद कुछ एक और बंदरगाह थे इनके, जैसे कि मतलब कि कासिम बाज़ार, डचों को जैसे कासिम बाज़ार, चुनसुरा, ये भी व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुए थे। उसके बाद आता है ब्रिटिश। देखो इससे ज़्यादा आपसे अपेक्षा नहीं रहती। तो उसके बाद आता है ब्रिटिश। जब ब्रिटिश की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश के अंदर सर्वप्रथम 1600 ईस्वी के अंदर जब एलिजाबेथ ने
शाही फरमान द्वारा इनको 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दी। किसको? ब्रिटिश लोगों को। 15 वर्ष के बाद 1609 के अंदर इन्हें पूर्ण रूप से अनिश्चित काल तक व्यापार करने का अनुमति मिल गई 1909 के अंदर। समझे मेरी बात? एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी के अंदर सब 15 वर्ष के लिए अनुमति दी। फिर 1609 में इनको क्या है, पूर्ण रूप से अनिश्चित काल तक जेम्स प्रथम द्वारा। अब जहांगीर के द्वारा क्वेश्चन बनता है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिस सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिस जो था सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज था। यह फारसी भाषा का भी ज्ञाता था। यह फारसी भाषा भी जानता था। तो फारसी भाषा जानने के कारण क्या इसने फारसी की लैंग्वेज के अंदर ही जहांगीर से चर्चा की और इनसे प्रभावित होकर जहांगीर ने इन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। और व्यापार की अनुमति देने के बाद 1611 के अंदर इन्होंने सूरत के लिए या फिर सूरत पर कारखाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा। और जैसे ही 1613 के अंदर टॉमस मुनरो जब जहांगीर के दरबार में आता है, तो टॉमस मुनरो जब जहांगीर के दरबार में आता है तो 1611 के अंदर सूरत के अंदर कारखाने का प्रस्ताव भेजा। तो उस टाइम उनको क्या हुआ, अनुमति मिल गई। अनुमति मिली। जैसे 1611 के अंदर अनुमति मिली तो जैसे सूरत के अंदर क्या हुआ, प्रथम जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की। व्यापारिक कोठी की स्थापना किसने? ब्रिटिश ने। तो सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किसने की? ब्रिटिश ने। 1611 के अंदर जैसे इनको सूरत के अंदर, तो उसके बाद 1613 के अंदर टॉमस मुनरो जब आता है 1613 के, तो उसको पूरे भारत के ऊपर क्या व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। और जैसे इनको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है तो उसके बाद इन्होंने 1633 के अंदर दूसरे जो पूर्वी के अंदर पूर्वी राज्यों के अंदर या पूर्वी जो भाग के अंदर उड़ीसा के बालासोर में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्वी भाग में सर्वप्रथम जो फैक्ट्री ली कौन सी? बालासोर के अंदर, उड़ीसा के अंदर। जब भी बालासोर के बाद मुस्लिम पट्टनम में स्थापना की तो 1633 के अंदर उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बालासोर के अंदर सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापना की? सूरत के अंदर इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1717 का जो फरमान था, इसके द्वारा भी इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इनको व्यापार जो करने के लिए जो प्रस्ताव जो व्यापार करने के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया जिसके द्वारा ये क्या काम करने लगे, जब भी कोई व्यापार के लिए व्यापार करता था तो इनकी अनुमति लेनी ज़रूरी थी और उस अनुमति के लिए इनको टैक्स भरना ज़रूरी था। तो इन्होंने एक तकड़ा जो आप बोल सकते हो एक अच्छा इनकम का जो साधन बना लिया टैक्स के रूप में, वो भी बहुत बड़ा था। तो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि 1717 का फरमान था इनके लिए एक मैग्ना कार्टा के रूप में भी साबित हुआ। तो टॉमस मुनरो के बाद धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनियाँ स्थापित करते गए और इन्होंने पूरे भारत के अंदर अपनी कंपनियां स्थापित कर ली। और जैसे ही इन्होंने पूरे भारत के अंदर अपनी कंपनियां स्थापित की तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी जो बढ़ती गई और भारतीयों की जो कमियां थी इनको पता चलने लगी। उसके बाद हुगली के क्षेत्र में काम किया इन्होंने मराठों के साथ, और इनके साथ जब इनका बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर ने क्या काम किया, जब हुगली के क्षेत्र जो था इनके जब इन्होंने सर चढ़ कर काम करने की कोशिश की तो जहांगीर ने इनके साथ युद्ध किया और इनको यहाँ से भगा दिया गया हुगली से। तो उसके बाद 1653 के लगभग ये वापस आते हैं 1661 के अंदर 1661 के अंदर वापस आते हैं और माफ़ी मांगकर कि दोबारा व्यापार करने की अनुमति लेती है। और उसके बाद 1617 का जो फरमान होता है वो जारी कर दिया जाता है और इनको पूरे भारत के अंदर व्यापार करने के लिए इनको सबसे जो मैग्ना कार्टा के रूप में स्थापित होता है। तो 1617 का जो फरमान है जो शासक का, तो उस टाइम जो 1617 का जो फरमान है 1717 का जो फरमान है इनके लिए बहुत ही बड़ा साबित होता है। क्योंकि ये हुआ क्या कि 1717 के अंदर जो शासक था मुगल शासक, उसका इलाज कर टॉमस मुनरो को जो एक एजेंट के रूप में जो जाता है, जो एक डॉक्टर जो जाता है, उसने क्या इनका इलाज किया। और जैसे ही इनका एक इलाज किया तो इन्होंने
खुश होकर उनको क्या एक फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज़ों के लिए जैसे ही फरमान जारी किया तो उनके लिए वो क्या मैग्ना कार्टा स्थापित हुआ। उनको पूरे भारत के अंदर व्यापारिक क्षेत्र फैलाने के अंदर बहुत बड़ा रोल मिला। तो आगे जैसे हम ब्रिटिश विकास की नीतियाँ पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको इन चीज़ों को पता चलता जाएगा। उसके बाद आते हैं डेनिस। डेनिस 1616 के अंदर डेनिसों की आगमन होता है। 1616 के अंदर इनका डेनिसों का क्या होता है, आगमन होता है। इससे आपसे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं रहती कि उसके बाद कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि डेनिसों का क्या था। इनकी एक दो फैक्ट्रियों के जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप अगर लिखना चाहो तो आप जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लिखी है वो आप लिख सकते हो। अब इनकी फैक्ट्री की जब बात करते हैं डेनिस की, तो डेनिस की फैक्ट्री की जब बात करते हैं तो मैं आपको लिख दूं थोड़ा सा कि देखो ब्रिटिश का मैंने पूरा नहीं बताया, क्यों ब्रिटिश का हम जब आगे चर्चा करेंगे पूरी तो उस टाइम आपको पता चलेगा कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगाएगी। जो बड़ी बड़ी जो आगमन हुआ तो उस टाइम जो फैक्ट्रियों की स्थापना हुई वो मैंने बताया कि सर्वप्रथम कौन सी फैक्ट्री हुई। तो डेनिसों का जो है ट्रोकोबार के अंदर फैक्ट्री थी। उसके बाद सोरोमपारी, ये बंगाल का एक क्षेत्र है जहाँ पर इनकी फैक्ट्री स्थापना की। तो ये दो फैक्ट्रियों की स्थापना की और 1745 के अंदर जब ये ऐसे पर रहे भारत के अंदर शासन करने में, ये भारत के अंदर व्यापार करने में, तो अंग्रेज़ों को देकर चले गए। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। अब इनकी जो टक्कर है वो ज़बरदस्त रहती है ब्रिटिश के साथ, और आप इनके अंदर एक आता है डुप्ले नामक व्यक्ति वायसराय बन के, तो उसके साथ इनकी ज़बरदस्त टक्कर रहती है। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जब इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर सबसे बड़े शासक के रूप में उभरे कैरो, फ्रांसीसी कैरो के नाम से भी जाना जाता है। कैरो के बाद डुप्ले। देखो फ्रांसीसी जो थे यूरोपियों के अंदर सबसे अंत में आने वाले थे, अंतिम रूप में प्रवेश किया। और इन्हें सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार का सहयोग था, सरकार खर्चा उठाती थी इनका। सरकार खर्च उठाती थी इनका। कैरो डुप्ले, कैरो के प्रयास से सर्वप्रथम इन्होंने फैक्ट्री सूरत के अंदर लगाई। दूसरी जो फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने तो वो पौंडीचेरी एक गांव के रूप में था। पौंडीचेरी को जो है इन फ्रांसीसियों ने क्या रूप से प्राप्त किया। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि गोलकुंडा जो वेलकुंडा रियासत थी, गोलकुंडा जो रियासत थी उसके शासक थे, उनसे इनको पौंडीचेरी गांव के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद चंदनगरी 1673 के अंदर इन्हें प्राप्त हुआ। तो चंदनगरी के अंदर भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई। तो धीरे धीरे इन्होंने भी अपना क्षेत्र विस्तारित करते गए। और डुप्ले जो था एकमात्र ऐसा शासक था, वायसराय था, जो सबसे शक्तिशाली वायसराय के रूप में माना जाता है फ्रांसीसियों के, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इससे यहाँ से निकालने का सर्वप्रथम बात सोची। क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि डुप्ले एक ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था इसने, और इसी कारण क्या अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ से निकालने के लिए संधि करवाई थी। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक के युद्ध होते हैं, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, समझो मेरी बात। तो जब हम आगे एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो सभी चीज़ों में हम चर्चा करते चले जाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि किसकी कैसे, मतलब जब विस्तृत रूप में चर्चा करें तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक बार मैंने बड़ा बताया आपको, क्योंकि 1664 के अंदर इनकी एंट्री होती है भारत के अंदर, और 1664 में सर्वप्रथम सूरत के अंदर इनकी फैक्ट्री लगती है कैरो के प्रयास से। उसके बाद वेलकुंडा रियासत से इनको पौंडीचेरी मिलता है। उसके बाद चंदनगर 1673 के अंदर मिलता है। तो धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियों का विस्तार करते हैं। तो आपसे सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर गई, तो सूरत के अंदर लगाई इन्होंने। समझ में आई मेरी बात। अंग्रेजों ने भी सूरत के अंदर और इन्होंने भी सूरत के अंदर। उसके बाद कर्नाटक इनके साथ 3 युद्ध होते हैं। तो देखो आज का जो टॉपिक था स्टार्टिंग, जो भारत में यूरोपियों का आगमन की जो चर्चा करते हैं, तो इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन की अपेक्षा नहीं रहती। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें, क्योंकि आपसे अपेक्षा यहीं से रहती है। तो आज जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। और अच्छे से तैयारी करो ताकि आपको जल्दी जॉब मिले। क्योंकि देखो ये मन में कईयों का ये विचार होगा एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, बेटा डेफिनेटली एग्ज़ाम होंगे। तो आगे आप बढ़ो। और कल नेक्स्ट जो है वीडियो हम कल लेके आएंगे।